tell me that I'm never. देखो कह रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से है ना, रेजिस्टेंस कैसे कैसे चीज़ों में, तार में रेजिस्टेंस कब कब बदलेगा, ठीक है। देखो कई चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, यानी कि यहाँ पे फिलहाल 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो ये है हमारा रुकावट यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बताओ, जैसे जैसे अगर हम इस तार की, वायर की, है ना, वायर की जो लेंथ है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होएगा, बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ नहीं होगा। जैसे तार ये है और तार लगाते जा रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं, फिर से सुनो, खींच नहीं रहे हैं, स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, तार की लेंथ बढ़ा रहे हैं, मतलब और तार उस पर लगाते जा रहे हैं। हाँ, फोर्स वोर्स कुछ नहीं है, तार ऐसे सादा है, सादा तार है, जैसे ये तार है, बिकता था, ठीक। अब ये और बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? फिर से सोच लो, इतना तार है, अभी कुछ रेजिस्टेंस है, तो तार के बढ़ते बढ़ते रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? रेजिस्टेंस मतलब क्या होती है? रुकावट कहाँ होती है? हमने क्या बताया था कल? रेजिस्टेंस मतलब नाक की गुंजी है। तो जैसे जैसे नाक बढ़ेगी उसकी गुंजी बढ़ती जाएगी अंदर, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो जैसे जैसे तार बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि लेंथ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर ये इंक्रीज होएगा लेंथ ऑफ वायर, एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर है, ठीक, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ये बात समझ में आई? और हमने ये क्यों लिखा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि इसके बढ़ने पे ये भी बढ़ेगा। ये बात समझ में आई मंथन? पक्का तुमको आई? अब सुनो, आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा, अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, तो अब हम लोग एक चीज और देखते हैं। यही वायर है, ठीक है। तो बेटा अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसमें हम लोग समझेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, सबसे पहले तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का टर्म मतलब समझते हैं, है ना। तो ये तो पहला हम लोग को मिल गया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, नहीं हो गया? अभी हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है, पहले तो ये समझो, उसके बाद देखते हैं रेजिस्टेंस इस पर कैसे डिपेंड करता है ना, और क्या इफेक्ट आता है। देखो बेटा, अगर ये ऐसा कोई वायर है, सिलेंडर है, ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ से कट किया, तो कट करने में हमें सामने क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसा। अगर हम इसको कट करेंगे और सामने ऐसे देखेंगे, अब देखो जैसे ये है ना, अभी हमने इसको कट कर दिया तो सामने दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था, इसको हमने कट कर दिया, अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा शेप दिखता है आपको, सर्कल, है ना। यानी कि अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना होगा तो यानी आप एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे, यहाँ पे जो भी शेप बन रहा होगा वही निकालोगे, इसमें कोई दिक्कत? तो बेटा देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आया? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, क्या होता है? अच्छा बताना, अगर इसमें ये है, अगर इतना ही वायर है ये, इसको हमने चट से चिपका दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो उतना ही रह गया, नहीं रह गया। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है अगर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ये बात समझ में आया? पक्का? तो इसको कहते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे A क्या है, A क्या है, हाँ
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई दिक्कत? पक्का? तो हम लोग को दूसरा पॉइंट में मिल गया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। क्यों? क्योंकि इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ रहा है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, अब देखो इफेक्ट ऑफ, तो पहले वाले कहते हैं इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको क्या कहेंगे? इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये पूछेगा क्वेश्चन 1 नंबर का, कहेगा कि अगर लेंथ बढ़ा दी जाए, है ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि लेंथ, है ना, लेंथ पे रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है, लेंथ पे रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है। तो यहाँ बताना पड़ेगा कि लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ घटने के साथ साथ, वायर की लेंथ घटने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी क्या होएगा? घटेगा। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए पूछेगा, तो दूसरे पॉइंट के लिए नाम देता है वो इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कम होएगा। वहाँ पे ये बात समझ में आया? ठीक है, यानी कि पतली तार, अगर जितनी पतली तार होगी उतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होएगा, और जितनी चौड़ी तार होगी उतना कम रेजिस्टेंस होएगा। ये बात समझ में आई? पक्का? उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद तीसरा है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। कह रहे मटेरियल पे क्या डिपेंड करता है? मटेरियल मतलब बेटा क्या होता है? यानी कि हाँ, इसे तार है, तो तार कौन से मटेरियल पे? तो क्या अगर मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कि मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया? कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ध्यान सुनना, यहां पे पूछा जाएगा, ठीक है, ऑन विच फैक्टर, ठीक है, 3 फैक्टर्स थे, तो यहां पे कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि आर यानी रेजिस्टेंस जो है, तीसरा जो पॉइंट होएगा, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है हमारा, है ना, डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान सुनना, जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है तार के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। मटेरियल मतलब रो, ठीक, और इसी क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। इसी क्या कहते हैं? रेजिस्टिव, यानी कि तार रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, है ना, वो मटेरियल पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, कि जो रो होता है वो कांस्टेंट होता है। रो कैसा होता है? रो मतलब मटेरियल, ठीक है, तो ये 3 टर्म्स मिल गए, है कि नहीं, और तीनों ज़रूरी थे कोई फॉर्मूला जनरेट करने के लिए। इसी फॉर्मूले से हमारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अभी पहले फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। तो देखो बेटा, पहला क्या रिलेशन है? आर क्या है? ये लो, कोई मतलब नहीं, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। आप रेजिस्टेंस देखो, मेरी बात समझो, मटेरियल चेंज करने से इस पे भी इफेक्ट आएगा, इस पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है, लेकिन इस पे इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है पहले से ही, हर चीज़ के अंदर। भाई उस चीज मटेरियल चेंज कर दिया, मान लो मटेरियल चेंज करने का मतलब तुम समझे नहीं मेरी बात। मटेरियल चेंज करने का मतलब गोल्ड से सिल्वर में नहीं जाना है। जैसे आपने गोल्ड की पहले ये क्या नाम है, मान लो वायर थी सिल्वर की, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक, सिल्वर की वायर थी, अभी ये लगी हुई थी 2 चीज़ों के बीच में, तब हमने चेक किया इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, हमको मिला 5 ओम। ऐसा नहीं है कि अगर हमने इतनी ही लेंथ का दूसरा वायर सिल्वर का लगाया तो वो 6 ओम दिखाए, तो कन्फर्म है कि उसमें 5 ही ओम की रेजिस्टेंस दिखाएगी। समझे? ये मतलब है, यानी कि मटेरियल का मतलब अगर सिल्वर लगा और 5 मीटर का है और उसमें 5 ओम है, तो अगला तार भी अगर तुम सिल्वर का लाओगे 5 मीटर का तो 5 ही ओम रेजिस्टेंस दिखाएगा। समझे? मटेरियल की बात समझ में आई? तो ध्यान सुनना, देखो पहला पॉइंट था आर इज, फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। दोनों को कंबाइन किया तो एल अपॉन ए, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है ना, तो इक्वल्स टू लगाया एल अपॉन ए और रो का मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? वेयर
अब रो का रो ना यार, ये रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, ठीक। और रो की, तो रो का फॉर्मूला बना लो, तो रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आया? तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक। तो क्वेश्चन बेटा क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कभी कभी इस फॉर्मूले से कि ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ वायर डू नॉट डिपेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी, या फिर मटेरियल बोल सकता है वहां पे, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होएगा? किस पे डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टेंस? मटेरियल पे। ये बात समझ में आई? पक्का? तो यहां तक समझ में आया? देखो इसमें क्या पूछ रहा है, पहला पूछता है सैंपल प्रॉब्लम है पेज नंबर 2 पे लखमीर सिंह में, ठीक है। कहता है सैंपल प्रॉब्लम 1 में कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज है? तो ऐसे लिखो, चार्ज, ध्यान से देखना, ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। भाई इलेक्ट्रॉन है ऐसा समझो, हवा में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया करता है इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं पे भी रैंडम ट्रेवल करता है, उसके पास अपना एक चार्ज होता है, नहीं होता है? तो कितना होता है चार्ज? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। चार्ज मतलब तुम लोग चमक समझा करो, चार्ज मतलब उसके अंदर ताकत, और ताकत कूलम में यहाँ पे नापी जाती है, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है ना, बहुत कम एनर्जी होती है लेकिन होती है अच्छी खासी, है ना। तो एक तो वहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज। उल्टा पूछ रहा है, कहता है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग यहाँ क्या लिख रखा है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इतना होता है, हम लोग को ये पता है। वो उल्टा पूछ रहा है तो उल्टा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो उसको क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। तो देखो उल्टा कर लो, पहले ये स्टेटमेंट उल्टा लिखो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 1, कि 1.6 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक। तो एक कूलम में कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये तो क्वांटिटी है, कोई यूनिट थोड़ी लगेगी। तो ये ऊपर चला गया, 10 की पावर 19 हो जाएगा अपॉन 1.6। कोई दिक्कत? 1 इंटू लिखा हुआ था ना, कोई दिक्कत? बस ये ऊपर गया था अभी। तो अब देखो ये डेसिमल हटा तो 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 19, है ना, कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व किया तो 10 और 16 डेसिमल लगाया 0, 6 जा 96, 16 दूनी 32, 8 आया 0, 5। तो 0.625 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। या तो लिख दो उसको 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यही आ रहा है, ठीक है। ये बात कैसे हुआ? अच्छा ये भी समझ लो, 0.625 इंटू 10 की पावर 19 लिखा था, आपने कैसे लिख दिया? तो देखो एक डेसिमल पीछे से आगे की ओर आया तो 6.25 हो गया, और एक आया तो 10 की पावर -1 हो गया इंटू में, और बस 10 की पावर 19 लिखा था। 19 में एक गया 18। कोई दिक्कत? ऐसे चेंज करते हैं। ये भी सही आंसर है,
और ये भी सही आंसर है, जो आपके मन में है अच्छे से कर दीजिए, कोई दिक्कत? पक्का? ये रफ्ता, ठीक है, ये बात समझ में आई? पक्का? पेज नंबर 4 में लिखा हुआ है सैंपल प्रॉब्लम, कहता है हाउ मच वर्क इज डन, कहते कितना वर्क किया जाए, यानी W, कहता हाउ मच वर्क इज डन, ठीक है, उसके इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि चार्ज मतलब Q 2 कूलम, ठीक है, उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट एट 118, यानी कि वोल्टेज दे रखा है, कहता है 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कितना वर्क किया जाए, ये याद है वर्क कहाँ पे आया था? पोटेंशियल डिफरेंस में आया था, है ना? वर्क कहाँ पे आया था? पोटेंशियल डिफरेंस में आया था। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना वर्क किया जाता है, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू W। V क्या है यहाँ? पोटेंशियल डिफरेंस है ना? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। W क्या है हमारा? वर्क डन। और Q क्या है हमारा? चार्ज है। Q क्या है हमारा? चार्ज है। ये बात समझ में आई? पक्का? अब देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज के बीच का डिफरेंस, ठीक। सबसे पहले यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, 128 माइनस 118, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया तो तुम्हारा कितना जाएगा? 10 वोल्ट। ये बात समझ में आई? यानी V की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू पता है 2 कूलम, ठीक। और W देखो, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q अप्लाई किया, करा? पक्का? उसके बाद देखो W पूछ रहा था, V दिया है तुम्हारा 10 इज इक्वल्स टू W पूछ रहा है और ये 2 है, तो W इज इक्वल्स टू 20। W क्या है? वर्क है। वर्क किसमें यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल होती है, ठीक है। ये है तुम्हारा वोल्ट में यूनिट, ये कूलम, रिप्रेजेंट Q से करना है इसको, है इसको V से, और ये W से रिप्रेजेंट करना, और इसकी यूनिट है जूल। आया समझ में? पक्का? देखो कहता है हाउ मच, पेज नंबर 5 पे सैंपल प्रॉब्लम 2 है, कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। कहता है जो जो कंटेंट दिया गया, कहता है हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब W, भैया चाहे वर्क हो, ठीक, इज इक्वल्स टू, यही एनर्जी होती है, ठीक, और इज इक्वल्स टू आप इसकी यूनिट क्या लिख सकते हो? जूल। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो कहता है हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब W पूछ रहा है, इज गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब क्या होता है? ईच कूलम मतलब, हाँ, Q का वैल्यू, Q का वैल्यू 1 कूलम दिया गया है। ईच कूलम का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या हुआ? हाँ, Q का वैल्यू कितने दिया गया है? 1 कूलम है, ठीक है। फिर कहते हैं वोल्टेज है 6 वोल्ट, ठीक है। तो देखो W पूछ रहा है, फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V हो गया हमारा 6, W हो गया हमारा पता नहीं, अननोन है, Q 1 हो गया, तो W इज इक्वल्स टू 6 जूल। कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ लेते हैं। तो बेटा देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग फॉर्मूले से पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T क्या? I यहाँ पे करंट है, ठीक, Q यहाँ पे चार्ज है फिर से, ठीक है, और T यहाँ पे टाइम है, ठीक। तो करंट की देखो डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की देखो डेफिनेशन क्या बन रही, द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, ये चार्ज होता है, तो क्या लिख रहा है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ वायर पर यूनिट टाइम, अपॉन को क्या बोलते हैं? पर यूनिट, है ना, इज कॉल्ड
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो देखो सिंपली डेफिनेशन लिख दी इसकी, है ना। क्या होता है एक्चुअली, होता क्या है कि जितने भी किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं किसी भी वायर में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इसी के ऑपोजिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो हो रहे हैं, तो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है इन विच डायरेक्शन करंट इज फ्लो, तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जिस डायरेक्शन और जिसके, तो जहां इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन फ्लो करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। यानी अगर ये इस तरफ आ रही है तो करंट इस तरफ जाएगी। ये बात समझ में आया, पक्का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी पे ही अब न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। एक बार फिर से समझ लो, I = Q/T में I करंट होता है, Q चार्ज होता है और T टाइम होता है। कोई दिक्कत? देखो अब अगला क्वेश्चन आता है, पेज नंबर 7 पे है, कहते हैं एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन अ करंट, यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब से कुछ करंट ड्रॉ की गई है, मतलब उसमें डाली गई है, क्या कितनी, 0.25 एम्पियर। अच्छा वहाँ पे कुछ रह गया था तो हम बता देते हैं, I = Q/T में फिर से ये कूलाम है हमारा, इसकी यूनिट, ये होता है सेकेंड्स में, है ना, और यहाँ पे ये होता है क्या, एम्पियर में। कोई दिक्कत? तो जहाँ पे एम्पियर है यानी वो I की वैल्यू गिवन है, ठीक। कहते हैं 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, टाइम दे दिया गया 20 मिनट्स, ठीक है। अच्छा हमने पहले बताया यहाँ पे टाइम किस में होता है, सेकेंड्स में, तो 20 × 60 यानी 1200 सेकेंड्स। कोई दिक्कत? और Q यानी चार्ज, है ना। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट बताइए। तो बस I = Q/T को अप्लाई किया, I हमारा 0.25 था और Q हमारा पता नहीं था और टाइम हमारा 1200 था। तो I = 1200 × 25/100 यानी 0.25। कोई दिक्कत? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो Q = 300 और कूलाम, यूनिट क्या होगी, कूलाम। कोई दिक्कत? अभी देखो जरा पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज दी गई है ना, तो उसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कूलाम पर सेकेंड। तो कूलाम और पर सेकेंड यानी टाइम, तो इसका आंसर क्या होएगा, I यानी करंट। ये किसके बराबर होती है, करंट के। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलाम पर सेकेंड कॉल्ड। तो कौन सी फिजिकल यूनिट, ये करंट। Q/T किसका होता है, Q यानी कूलाम अपॉन सेकेंड करंट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का नाम पूछा गया, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, करंट। ये बात समझ में आई, पक्का। अच्छा उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, चार्ज जब, हाँ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर कह रहे हैं व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट। व्हाट एक्चुअली कह रहे हैं व्हाट एक्चुअली ट्रेवल थ्रू द वायर्स, वायर्स में कौन ट्रेवल करते हैं, वायर्स में कौन तो मुंह से निकल गया तो बता दिया तुम लोग ने। तो वायर्स में कौन ट्रेवल करते हैं, कह रहे जब भी एक नाइट लैंप को जलाया गया, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे एक लैंप था, ठीक है, इसको जलाया गया और किसी स्विच से, ठीक है, ऑन ऑफ वाला स्विच था, इसको ऑन पे किया गया, ठीक। तो इसमें कौन ट्रेवल करेंगे, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे। ये बात समझ में आई, पक्का। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली इधर को ट्रेवल करेंगे, तभी तो करंट इधर की ओर जाएगी, है कि नहीं भाई। वायर के बीच में ध्यान सुनो, वायर के बीच में मेटल तो भरा ही हुआ है और मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वायर के अंदर, इस वायर के अंदर ये पतले पतले तार हैं, नहीं है, और तार को भी थोड़ा डीप में लिया तो एक तार है, तार मतलब एक्चुअली में उसके अंदर ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ट्रेवल करेंगे तो करंट इस तरफ जाएगी, नहीं जाएगी। ये बात समझ में आई, पक्का।
अच्छा, उसके बाद कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर देखो हम नोट करा दे रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर आपसे 7 भी हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा, बता चुके हैं इसी वीडियो में, इसके पहले वाले में। और उसके बाद 9 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 13 14, 12 13 14। उसके बाद आ जाओ नीचे, 16 हो जाएगा, 17 24 तक हो जाएंगे। 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ठीक, तो 1 से लेके 24 तक में आपको कल की क्लास में कोई भी डाउट होता है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, 1 से लेके 24 तक के ये और उसके पहले तक का जो वीडियो है उससे आपको पूरे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सबके नोट्स कल चेक करेंगे, कल कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनेंगे। ठीक है, यहाँ से चाहे आपको 10 बज जाए चाहे 12 बज जाए, 24 आगे तक है, 25 वाला भी कर लो। ठीक, सबके नोट्स बिल्कुल मेंटेन, बिल्कुल चकाचक होने चाहिए, हर चीज़ के बारे में जो बताया प्रॉपर लिखा होना चाहिए। ठीक है,